सोचिए, एक मैदान में क्रिकेट की गेंद हवा में उड़ती है, चीखें गूंजती हैं और कुछ ही सेकंड में 400 गोलियों की बौछार पूरे इलाके की खामोशी को तोड़ देती है। ये है पूर्वांचल की वो कहानी जिसके हर मोड़ पर डर, सत्ता और बदला लिखा है। जहां एक बाहुबली जेल में मछलियां खाने के लिए अपना तालाब खुदवा लेता है और दूसरा दुश्मन के सिर पर गिनती खत्म करने का इंतजार करता है। आज हम खोलेंगे मुख्तार अंसारी बनाम ब्रिजेश सिंह गैंगवार के पन्ने। हमारी कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से से, जिसे लोग प्यार से पूर्वांचल कहते हैं, लेकिन 80 और 90 के दशक में ये इलाका खौफ के नाम से जाना जाता था। यहाँ गोंडा, वाराणसी, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गोरखपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, कुशीनगर, भदोही, मऊ ऐसे 18 ज़िले हैं जो एक साथ राजनीति, संस्कृति और अपराध का अजीब संगम है। उस वक्त हालात ये थे कि यहाँ राजनीति की हर चर्चा का अंत किसी अपराध की कहानी पर ही होता था। एक आम साइकिल चालक भी अपनी कमर पर देशी तमंचा लेकर चलता था, मानो ये शान का प्रतीक हो। यही वो दौर था जब दो नाम डर का पर्याय बन गए, मुख्तार अंसारी और मैं ब्रिजेश सिंह। गाजीपुर की गलियां, धूल से भरी सड़कें, चाय की दुकानों पर भीड़, धीमे धीमे बजता ट्रांजिस्टर, लोग कानों में फुसफुसाते, सुना क्या, मुख्तार और ब्रिजेश फिर भिड़ गए। दूर कहीं बस स्टैंड पर अपनी प्राइवेट बसें तैयार खड़ी हैं, सरकारी बसों को यहाँ आने की इजाजत तक नहीं। लेकिन इस कहानी का पहला किरदार मुख्तार अंसारी सिर्फ एक अपराधी नहीं था, उसका परिवार राजनीति का पुराना चेहरा था। दादा गांधी के साथी, चाचा सेना में शहीद, भाई विधायक, सांसद और खुद मुख्तार एक वक्त कॉलेज का छात्र जो धीरे धीरे बाहुबली का दूसरा नाम बन गया। दूसरा किरदार ब्रिजेश सिंह, बनारस के धौरहरा गांव का सीधा साधा लड़का जिसके सपने थे पढ़ाई करके बड़ा अफसर बनने के। लेकिन 27 अगस्त 1984 की एक घटना ने सब बदल दिया जब उसके पिता की हत्या कर दी गई। ब्रिजेश ने कसम खाई बदला लेने की। तब से दोनों के रास्ते अलग अलग गिरोहों में जुड़ते गए। मुख्तार मखनू गैंग में, ब्रिजेश साहिब सिंह गैंग में। और जैसे जैसे सरकारी ठेकों, शराब, रेत और कोयला मंडी पर कब्जे की लड़ाई तेज हुई, इनका टकराव भी खून में रंगता गया। आप सोच रहे होंगे ये टकराव कितनी दूर गया। बस इतना समझ लीजिए, एक दिन वाराणसी की सड़क पर दोपहर में भीड़ के बीच गोलियां गूंजी और एक नाम अवधेश राय हमेशा के लिए इतिहास बन गया। 3 अगस्त 1991, वाराणसी की तंग गलियां, दोपहर का वक्त, धूप ऊपर से तनी हुई और लहुरा बीर इलाके में लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई पान चबा रहा था, कोई सब्जी खरीद रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनट बाद पूरा इलाका गोलियों की आवाज से कांप उठेगा। लहुरा बीर के पास एक औसत मंगलवार जैसा दिन, सड़क किनारे चाय की दुकान से भांप उठ रही है। रिक्शा चालक दुपट्टा सर पे रखकर पसीना पोंछ रहे हैं। अवधेश राय अपने छोटे भाई अजय राय और साथी विजय पांडे उनके साथ घर के बाहर खड़े हैं। अवधेश अभी अभी हॉस्पिटल से लौटे हैं, वहां एक परिचित की तबीयत देखने गए थे। यहाँ से कहानी तेज होती है। दूर एक मारुति वैन दिखती है, लेकिन ये कोई आम वैन नहीं थी। इसके अंदर मौत बैठी थी, गोली लिए। वैन तेजी से नजदीक आती है, टायरों की चीखती आवाज, भीड़ में हलचल। कौन हैं ये लोग? पास खड़े एक दुकानदार ने फुसफुसाया। जैसे ही वैन रुकी, 5 हथियारबंद लोग बाहर कूदे। उनके कदमों में जल्दी थी और आंखों में सिर्फ एक टारगेट, अवधेश राय। अवधेश राय कुछ समझ पाते इससे पहले ठां 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 बंदूकों से गोलियां सीधी उनकी तरफ बरसीं। ठाक ठाक, खटर खटर। अवधेश जमीन पर गिरते हैं, आंखें खुली, सांसें तेजी से टूटती हुई। अजय राय कुछ सेकंड के लिए जम जाते हैं, फिर झट से पिस्तौल निकालते हैं। अजय गुस्से में चिल्लाते हुए, रुको, भागने मत देना इन्हें। विजय पांडे घबराते हुए, भैया गाड़ी पकड़ो जल्दी। वैन और हमलावर तेजी से भागने लगते हैं। अजय पूरी ताकत से पीछा करते हैं। 32 बोर की पिस्तौल से वैन पर फायर करते हैं। धम धम, भीड़ चीखते हुए दीवारों के पीछे छिपने लगती है। वैन एक खंभे से जोरदार टकराती है, लेकिन हमलावर पहले ही अलग अलग गलियों में गुम हो जाते हैं। अजय राय अपने भाई को उसी वैन में डालते हैं। चेहरा सफेद पड़ चुका है। वैन कबीर चौरा हॉस्पिटल के गेट में घुसती है। डॉक्टर, नर्सें भागते हुए आते हैं। कुछ सेकंड की जांच के बाद हम अफसोस करते हैं, मरीज को बचाया नहीं जा सका। अवधेश राय की हत्या सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, ये वाराणसी में एक डर के नए दौर की शुरुआत थी। अजय राय सीधे चेतगंज पुलिस स्टेशन पहुंचे। धारा 302 के तहत FIR दर्ज होती है। नाम मुख्तार अंसारी, कमलेश सिन्हा, राकेश श्रीवास्तव। वाराणसी पुलिस की केस डायरी बाद में गायब पाई गई। हाँ, ओरिजिनल डायरी। एक नई FIR मुख्तार के नाम से इसी डायरी के गायब होने पर दर्ज हुई।
बाद में फोटोकॉपी मिली और केस दोबारा चला। यह सिर्फ बदले की कहानी नहीं थी। चंदासी कोयला मार्केट पर मुख्तार का राज्य था, लेकिन अवधेश राय एक ऐसा शख्स थे जो खुलेआम उसे चुनौती देने की हिम्मत रखते थे, और पूर्वांचल में इस तरह की हिम्मत की कीमत जान देकर चुकानी पड़ सकती थी। अवधेश राय की हत्या के बाद मुख्तार का नाम अपराध की दुनिया में और भी ऊपर चला गया, लेकिन ये तो शुरुआत थी। राजनीति और गैंगवार का खेल अभी बाकी था। वीडियो यहाँ तक पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अवधेश राय की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी का कद और डर दोनों बढ़ चुके थे। अब वो सिर्फ गाजीपुर का बाहुबली नहीं रहा, बल्कि एक नाम था जिसे सुनकर अफसर टेबल के पीछे और आम लोग दरवाजे के पीछे छिपने लगते थे। 1996 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव। मऊ की गलियों में पोस्टर लग रहे हैं। नीले रंग में बसपा का हाथी, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है मुख्तार अंसारी आपका उम्मीदवार। धूल भरी सड़कों पर लाउड स्पीकर से आवाज आती है, भाई लोग, आप मुख्तार भैया को जानते हो, गरीब का साथ, गरीब का हाथ। भीड़ जयकारे लगाती है। मुख्तार बसपा के टिकट पर जीतता है और विधायक बन जाता है। अब अपराध की ताकत को राजनीतिक संरक्षण का कवच मिल चुका है, लेकिन सत्ता के इस नए दौर में दूसरा मोर्चा खुल चुका था। वाराणसी के उस पार ब्रजेश सिंह का दबदबा बढ़ रहा था। साहिब सिंह की हत्या के बाद पूरा गिरोह अब उसके हाथ में था, और ब्रजेश मुख्तार पर वार करने का सही मौका ढूंढ रहा था। मुख्तार को एसयूवी का शौक था। उसके काफिले में कई गाड़ियां होती, लेकिन एक बात हमेशा समान, नंबर प्लेट का आखिरी नंबर 1226। कौन सी गाड़ी में मुख्तार बैठा है इसका अंदाजा किसी को नहीं होता था। पर 15 जुलाई 2001 का दिन अलग था। उस दिन खेल पलटने वाला था। दोपहर का वक्त, गर्म हवाएं सड़क पर रेत उड़ाती हुई। मुख्तार का काफिला मऊ से मोहम्मदाबाद की तरफ बढ़ रहा है। अचानक सामने से एक ट्रक आता है, असामान्य रूप से धीमी स्पीड। मुख्तार की गाड़ी धीमी होती है। ट्रक के दरवाजे खुलते हैं। कुछ हथियारबंद लोग उतरते हैं और बिना कुछ कहे गोलियां चलाते हैं। ठा ठा ठा, टर टर टर, मशीन गन जैसी आवाजें हवा में गूंजती हैं। गाड़ियों के शीशे चटकते हैं। मुख्तार के सरकारी गनर और प्राइवेट गनर वहीं ढेर हो जाते हैं। एक हमलावर भी गोली लगने से गिर पड़ता है। गनर चिल्लाते हुए, भैया नीचे झुक जाओ। मुख्तार ठंडे स्वर में, शूट करो, पीछे मत हटो। इस हमले में 3 लोग मारे गए। केस दर्ज हुआ। हमलावरों में नाम था ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह का, और यहीं से ये गैंगवार पूरे पूर्वांचल में खुलेआम होने लगी। हमले के बाद ब्रजेश कुछ समय के लिए गायब हो गया। कहा जाता है उसने मुंबई अंडरवर्ल्ड का रास्ता पकड़ा था। उसका एक वक्त अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से संपर्क था। गैंगस्टर सुभाष ठाकुर की मदद से दाऊद तक पहुंचा, और फिर हुआ जे हत्याकांड, जिसमें दाऊद के बहनोई के बदले में अस्पताल के अंदर पुलिसकर्मियों समेत कई लोगों को मार दिया गया। इसमें ब्रजेश सिंह का नाम भी तैरने लगा। ब्रजेश सिंह को पता था अगर मुख्तार को खत्म करना है तो उसकी राजनीति को खत्म करना पड़ेगा। इस खोज ने उसे एक नए मोहरे तक पहुंचाया, और उसका नाम था कृष्णानंद राय। ब्रजेश सिंह के दिमाग में एक बात साफ थी, अगर मुख्तार अंसारी को रोकना है तो उसकी राजनीति खत्म करनी पड़ेगी। मऊ में यह असंभव था, क्योंकि वहां मुख्तार का मजबूत वोट बैंक था। तो निशाना साधा गया मोहम्मदाबाद सीट पर, जहां मुस्लिम आबादी मात्र 10% थी, और सीट मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी के पास थी। 2002 भाजपा से एक नया चेहरा उभरता है, कृष्णानंद राय। कड़क तेवर, पिन परफेक्ट सफारी सूट और लोगों से सीधे मिलकर बात करने का अंदाज। गांव गांव घूमते हुए वो अफजाल अंसारी को चुनौती देते हैं और जीत जाते हैं। ये जीत सिर्फ चुनावी नतीजा नहीं था, ये बाहुबलियों के बीच खुली वार सी थी। 2002 में विधायक बनने के बाद कृष्णानंद राय को पता था वो खतरे के बीच हैं। वो ज्यादातर बुलेट प्रूफ कार में ही चलते थे, लेकिन तब एक खबर आई जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया। एसटीएफ के डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह ने दावा किया, मुख्तार अंसारी सेना से भागे एक शख्स से एलएमजी खरीद रहा है। 1 करोड़ में पूरी डील तय हुई है। अगर एलएमजी आ गई तो गोली की बारिश में बचना नामुमकिन होगा। शैलेंद्र सिंह ने केस दर्ज करके एलएमजी जब्त कर ली, लेकिन मुख्तार की गिरफ्तारी अधूरी रही। राजनीतिक दबाव इतना था कि शैलेंद्र सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। अक्टूबर 2005 मऊ में सांप्रदायिक दंगे भड़कते हैं। मुख्तार खुली जीप में बैठकर भीड़ को उकसाता दिखाई देता है। राज्यपाल रामेश्वर राव की मुंह यात्रा के बाद दबाव बनता है। 25 अक्टूबर को मुख्तार आत्मसमर्पण करता है और गाजीपुर जेल में बंद होता है। मुख्तार के जेल में जाने के बाद कृष्णानंद राय को लगा खतरा थोड़ा कम हो गया है, पर उन्होंने नहीं सोचा था कि सिर्फ एक फोन कॉल से मौत उनके दरवाजे तक आ सकती है। करीमुद्दीनपुर इलाके का सेनाडी गांव में क्रिकेट मैच का उद्घाटन था।
दोपहर ढल रही थी, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। लोग मैदान में इकट्ठा थे, बच्चे खुशी से गेंद फेंक रहे थे। कृष्णानंद राय, जो आमतौर पर बुलेट प्रूफ कार में चलते थे, उस दिन एक सामान्य कार में थे। उनके साथ 6 लोग और थे। जब कार गोडूर गांव की तरफ बढ़ती है, एक चौक पर अचानक कई गाड़ियां आकर घेर लेती हैं। दरवाजे खुलते हैं और बाहर निकलती हैं 3-4 AK-47 राइफलें। टर 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 लगातार गोलियों की बौछार होती है। लोग चीखते हैं, बिखर कर भागते हैं। मिट्टी और धूल हवा में घुल जाती है। कृष्णानंद राय और साथियों पर गोलियां बरसती हैं, इतने तेजी से कि गिनती करना असंभव हो जाता है। करीब 400 गोलियां चलीं। कृष्णानंद राय के शरीर से 66 गोलियां निकलीं। पूरा सीन जैसे किसी युद्ध फिल्म का हो। हमलावरों में से एक, हनुमान पांडे, मृत शरीर के पास जाता है और कृष्णानंद के सिर की छोटी काट लेता है। ऐसा कहा जाता है ये एक पुराना गैंगवार का सिग्नल था कि दुश्मन की प्रतिष्ठा भी खत्म कर दी गई। वाराणसी में एक साथ 7 चिताएं जलती हैं, धुआं आसमान में उठता है और पूरे पूर्वांचल में मातम का माहौल। बसें जलाई जाती हैं, सरकारी संपत्तियां नुकसान होती हैं, राजनीति में भूचाल आ जाता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये घटना सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये पूर्वांचल की राजनीति और अपराध के नक्शे को बदलने वाली तारीख थी। केस हाईकोर्ट के आदेश से CBI को सौंपा जाता है। पीड़ित पत्नी अलका राय की अर्जी पर केस दिल्ली ट्रांसफर होता है, लेकिन सबूतों के अभाव में 3 जुलाई 2019 को CBI कोर्ट मुख्तार, अफजाल और सभी आरोपियों को बरी कर देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जेल में भी मुख्तार का दरबार चलता था। तालाब खुदवाकर ताज़ी मछलियों की दावत, अखबार की रोज सप्लाई और यहाँ तक कि गिल्लोल से शूटिंग की प्रैक्टिस। जेल की दीवारें उसके साम्राज्य को नहीं रोक पाई थीं। 2005 में आत्मसमर्पण के बाद मुख्तार को गाजीपुर जेल भेजा गया। जेल में उसके लिए हर आराम का इंतजाम था। एक कोने में छोटा तालाब खुदवाया गया ताकि ताज़ी मछलियां रोज खाने मिलें। फ्रिज, कूलर, गैस सिलेंडर सब उसकी सेल में थे। DSIP रोज अखबार लेकर आता, दूसरा अफसर कपड़े प्रेस कर लौटाता। जेल के मैदान में गिल्लोल से निशानेबाजी की प्रैक्टिस भी होती थी। गाजीपुर की जेल उसके लिए महज कैद नहीं थी, बल्कि सत्ता का नया दरबार। राजनीति और अपराध का संगम यहीं से चलता रहा। 2009 में मायावती की सरकार आती है। गाजीपुर जेल में STF छापा मारती है। सारा सामान जब्त होता है। मुख्तार को मथुरा जेल भेजा जाता है। 2018 में बांधा जेल की सलाखें उसकी नई कैद बनती हैं। मुख्तार और ब्रजेश दोनों जानते थे कि अगर दबदबा बनाए रखना है तो राजनीति की डोर अपने हाथ में रखनी होगी। यही वजह थी कि एक ने मऊ की गद्दी संभाली और दूसरे ने वाराणसी की, पर बदला वो अभी भी पुराना था। 1996 से 2017 तक मुख्तार 5 बार मऊ सीट से विधायक चुना गया। 2 बार निर्दलीय, 2 बार बसपा से और 1 बार अपनी पार्टी इंकौमी एकता दल कोमन से। दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह का परिवार वाराणसी की MLC सीट पर लगातार प्रभाव बनाए रखता था। उसके भाई पत्नी दोनों MLC रह चुके हैं। लेकिन वक्त बदला, राजनीतिक हवाएं अलग दिशा में बहने लगीं और कानून का शिकंजा कसने लगा। मुख्तार को अवधेश राय हत्याकांड में आजीवन कारावास मिला। ब्रजेश सिंह 2008 में ओडिशा से गिरफ्तार हुआ। 2022 में हाई कोर्ट से जमानत पाई। राजनीति की कुर्सियां बदलती रहीं, लेकिन गाजीपुर से बनारस तक लोग आज भी मुख्तार ब्रजेश की दुश्मनी बातें करते हैं। ये थी पूर्वांचल की सबसे खतरनाक दुश्मनी, जहां 400 गोलियों का मतलब सिर्फ मौत नहीं, बल्कि सत्ता और डर का ऐलान भी था। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि अपराध और राजनीति का संगम जितना घातक है, उतना ही गहरा भी। दोस्तों, इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा? नीचे कमेंट में बताएं। ऐसी और सच्ची सस्पेंस से भरी डॉक्यूमेंट्री कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।